वीडियो 17 में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज के द्वारा जो एडवर्टीजमेंट 50 जारी किया गया था, उसमें जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ है, उस पेपर के शुरुआत के 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है और इस वीडियो में इसी पेपर के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइवेरिएट कोरिलेशन मेथड। निम्नलिखित में से कौन एक द्विचरीय सहसंबंध विधि नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन में 4 मेथड्स दिए हुए हैं जिनके द्वारा कोरिलेशन को मेज़र किया जाता है। इनमें से 3 जो हैं वह बाइवेरिएट कोरिलेशन मेथड हैं। कोई एक ऐसा है जो कि बाइवेरिएट कोरिलेशन मेथड नहीं है, मतलब वह मल्टीवेरिएट कोरिलेशन मेथड है। अब यह बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट क्या होते हैं अभी हम आगे समझेंगे। उससे पहले यह कोरिलेशन या सहसंबंध क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कोरिलेशन के द्वारा 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसको उस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेज़र किया जाता है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर कोरिलेशन को फाइंड आउट करने वाले जो मेथड्स हैं उनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्लास वह है जहां पर हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स के आधार पर कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं और उसको कहा जाता है बाइवेरिएट। बाइवेरिएट का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2 और वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल्स, जहां पर 2 वेरिएबल्स यूज़ किए जाएं। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या कितने भी हैं, वहाँ पर हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीवेरिएट कोरिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीवेरिएट, MULTI, मल्टीवेरिएट। मल्टी का मतलब होता है कई सारे और वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे उनकी संख्या 2 से ज़्यादा होगी। यहाँ इस क्वेश्चन में यह जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन ए जिसमें लिखा हुआ है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट मेथड, ऑप्शन बी जिसमें लिखा हुआ है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ऑप्शन डी जिसमें लिखा हुआ है कोरिलेशन बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। यह तीनों के तीनों ही बाइवेरिएट कोरिलेशन मेथड्स हैं, क्योंकि इन तीनों में ही हम 2 वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं या 2 वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। अब बचा रह गया ऑप्शन नंबर सी, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्शियल कोरिलेशन, आंशिक सहसंबंध विधि। अब हम जरा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पार्शियल कोरिलेशन होता क्या है। अभी तक तो हम यह समझ गए हैं कि पार्शियल कोरिलेशन एक मल्टीवेरिएट कोरिलेशन मेथड है और हम यह भी जान गए हैं कि इसमें हम 2 से अधिक वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ करिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल x, वेरिएबल y और वेरिएबल z। अब इन 3 वेरिएबल्स के बीच जो कोरिलेशन है, अगर हमको उसको फाइंड आउट करना है तो हमको पार्शियल कोरिलेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, पार्शियल कोरिलेशन है क्या, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। पार्शियल कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के बीच, ध्यान दीजिएगा ज़रा, पार्शियल कोरिलेशन कोई भी 2 वेरिएबल्स, ये जो 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, इन 3 में से कोई भी 2 वेरिएबल्स के बीच, चाहे वो x और y हों, चाहे वो y और z हों या वो x और z हों,
कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेज़र करता है, लेकिन एक शर्त है कि जो तीसरा वेरिएबल है उसका जो प्रभाव है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, और ऐसा करने के लिए उसको कांस्टेंट कर दिया जाता है। पार्शियल कोरिलेशन को लिखने का क्या तरीका होता है, ज़रा आप उसको भी जान लीजिए। पार्शियल कोरिलेशन को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम x और y के बीच पार्शियल कोरिलेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं और z को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे r x y डॉट z। अगर हम y और z के बीच में पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं और x को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका होगा r y z डॉट x। और यदि हम x और z के बीच में पार्शियल कोरिलेशन को मेज़र कर रहे हैं और y को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका होगा r x z डॉट y। तो डॉट के बाद जो वेरिएबल आ रहा है उसको कांस्टेंट रखा जा रहा है, और डॉट से पहले जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके बीच में पार्शियल कोरिलेशन को मेज़र किया जा रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्शियल कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू शो द इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देखिए, आपने स्टैटिस्टिक्स में अपकिरण की माप या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को पढ़ा है। आप जानते हैं कि रेंज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम डिस्पर्जन या अपकिरण को मेज़र करते हैं। एक और तरीका होता है जो कि ग्राफिकल मेथड होता है, जिसके द्वारा डिस्पर्जन या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटी है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, और वह मेथड कहलाता है लॉरेंज कर्व। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 EOS-3 विच इज़ अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड। भारतीय उपग्रह भू निरीक्षण उपग्रह 3 EOS-3 जो एक सुदूर संवेदी उपग्रह है, कब प्रक्षेपित किया गया। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह सैटेलाइट या यह उपग्रह 12 अगस्त 2021 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन कथन और कारण प्रकार या असर्शन और रीजन प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो कथन कहा जा रहा है वह है कि रिमोट सेंसिंग एंड GIS आर एसोसिएटेड विद द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्पेशियल इम्पोर्टेंस। यह कथन बिल्कुल सही है ना। अब हम इसका ज़रा कारण भी ढूंढ लेते हैं, देखते हैं कि कारण सही है या नहीं है। कारण में कहा जा रहा है कि रिमोट सेंसिंग एंड GIS आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ स्पेशियल डाटा। कारण भी सही है, और कारण जो है वह कथन की पुष्टि कर रहा है या उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टोग्राफिक मेथड्स द इंटरपोलेशन इज यूज्ड। कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किस में अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कार्टोग्राफी की 4 विधियाँ दी हुई हैं, और इन चारों ही विधियों के द्वारा ज्योग्राफी में डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का निर्माण किया जाता है, वितरण मानचित्र का निर्माण किया जाता है इन चारों ही विधियों के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
कि किस विधि में इंटरपोलेशन का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आइसोप्लेथ मेथड या समान रेखा विधि में इंटरपोलेशन का यूज़ किया जाता है। यदि आपने किसी मैप में आइसोबार, आइसोथम्स या कंटूर लाइंस देखी हैं, मतलब समान रेखाएं या समताप रेखाएं या समदाब रेखाएं देखी हैं या कंटूर्स समोच्च रेखाएं देखी हैं, तो इस प्रकार के जो मैप्स का निर्माण होता है उनमें इंटरपोलेशन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। निम्नलिखित में से कौन एक संभाव्य प्रतिचयन हेतु प्रतिचयन तकनीकी का सही क्रम है। देखिए, सैम्पलिंग के दो प्रकार होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहा जाता है। रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग चार प्रकार की होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी यहाँ पर मैंने 5 प्रकार लिखे हुए हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग, जजमेंटल और पर्पजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के प्रकारों को जान लेने के बाद अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर बी में रैंडम सैम्पलिंग के चारों प्रकार लिखे हुए हैं। पहले लिखा हुआ है रैंडम या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा स्ट्रेटिफाइड, तीसरा सिस्टेमेटिक और चौथा क्लस्टर सैम्पलिंग। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें जैसे ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर जो कोटा सैम्पलिंग लिखा हुआ है या जो पर्पजिव सैम्पलिंग लिखा हुआ है, यह है नॉन रैंडम सैम्पलिंग के प्रकार हैं। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी में कोटा सैम्पलिंग, यह भी नॉन रैंडम सैम्पलिंग का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी में पर्पजिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग, यह है नॉन रैंडम सैम्पलिंग के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन में कहा जा रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको, द वेलोसिटी ऑफ मूविंग आइस इंक्रीजेज विद स्टीपनेस ऑफ स्लोप ऑफ द एरिया एंड थिकनेस ऑफ ग्लेशियल आइस। गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता तथा हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है। दरअसल यहाँ पर ग्लेशियर के मूवमेंट की बात हो रही है। ग्लेशियर जो होता है वह ढलान के सहारे या स्लोप के सहारे नीचे की ओर उतरता है। यदि स्लोप स्टीप होगा और ग्लेशियर में बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा होगी या ग्लेशियर मोटा होगा, तो दोनों ही केसेस में ग्लेशियर के नीचे उतरने की जो स्पीड होगी वह काफ़ी तेज़ होगी। इस तरीके से जो असर्शन या जो कथन कहा जा रहा है वह कथन बिल्कुल सही है। अब हम जरा रीज़न को देखेंगे। रीज़न में कहा जा रहा है द वेलोसिटी डिक्रीजेज टू द साइड्स ओइंग टू लेसर डेप्थ ऑफ आइस एंड फ्रिक्शन अगेंस्ट द वैली वॉल्स एंड बॉटम ऑफ द फ्लोर। यहाँ पर यह कह रहा है कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर एक घाटी में स्थित होता है। उस घाटी की एक बॉटम या तली भी होती है और साइड्स भी होती हैं। तो साइड के किनारे बर्फ़ की मोटाई कम होती है, बर्फ़ वहाँ कम होती है और साथ ही जो साइड्स और जो बॉटम है वहाँ पर जो चट्टानें या जो रॉक्स पाई जाती हैं वह मूव करते हुए ग्लेशियर पर फ्रिक्शन का कार्य करते हैं, उसको रोकने का कार्य करते हैं, जिस कारण से इन साइड्स पर ग्लेशियर की जो वेलोसिटी है वह कम हो जाती है। इस तरह यह जो रीज़न कहा जा रहा है वह रीज़न भी बिल्कुल सही है, लेकिन कथन और कारण में दोनों ही अलग अलग बातें कही जा रही हैं। दोनों ही सही बात हैं, लेकिन जो कारण है वह कथन की व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में माइनर
टेक्टोनिक प्लेट्स दी हुई हैं, छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स दी हुई हैं, और लिस्ट 2 में वह बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स दी हुई हैं जिनके बीच में यह छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स स्थित हैं। दोनों ही लिस्ट का मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स के मैप का हम लोग यूज़ करेंगे, उससे इस क्वेश्चन को या ये जो प्लेट्स हैं इनकी लोकेशन को हम लोग समझते हैं। यदि इस मैप पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर जुआन डी फूका प्लेट दी हुई है, यहाँ पर कॉकस प्लेट दी हुई है, यहाँ पर नाज़का प्लेट दी हुई है और यहाँ पर स्कोशिया प्लेट की स्थिति है। अगर हम ध्यान से देखें तो यह जो नाज़का प्लेट है वह साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, और स्कोशिया प्लेट जो है वह साउथ अमेरिकन प्लेट के भी साउथ में स्थित है, और जो कॉकस प्लेट है वह कैरिबियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, और जुआन डी फूका प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में स्थित है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मैप को देख लेने के बाद अगर हम अपनी दोनों लिस्ट को मिलाएं तो जो नाज़का प्लेट है वह साउथ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में स्थित है। वहीं जो स्कोशिया प्लेट है वह साउथ अमेरिका के भी साउथ में स्थित है, और जो कॉकस प्लेट है वह कैरिबियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में स्थित है, और जुआन डी फूका प्लेट पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिका प्लेट के बीच में स्थित है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर वैलीज विच ड्रेन in the same direction as the original consequent drainage but at lower topographic levels have developed with respect to new base levels. These valleys are known as। नदी घाटियाँ जो प्रारंभिक अनुवर्ती अपवाह की समान दिशा में प्रवाहित होती हैं परंतु आगे निचले स्थलाकृतिक स्तर पर नए आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित होते हैं, ऐसी घाटियों को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दो फिगर्स दिए हुए हैं, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। नीचे यदि हम देखें तो यहाँ पर मीन सी लेवल दिया हुआ है। फिगर नंबर 1 में एक फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। फोल्डेड स्ट्रक्चर में जो ऊपर की ओर उठे हुए भाग हैं वह एंटीक्लाइन रिजेस हैं, और जो नीचे की ओर धंसे हुए भाग हैं या जो वैली के आकार के भाग हैं वह सिनक्लाइन वैली हैं, और इन सिनक्लाइन वैली में ढाल के अनुसार अनुवर्ती नदियाँ या कंसीक्वेंट रिवर्स प्रवाहित हो रही है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर पर काफ़ी लंबे समय तक डेन्यूडेशन के प्रोसेस कार्य करते हैं। डेन्यूडेशन के प्रोसेस का मतलब होता है इस पूरे फोल्डेड स्ट्रक्चर पर इरोजन और वेदरिंग के जो प्रोसेस हैं वह काम करते हैं, और जब फर्स्ट इरोजन साइकिल ख़त्म होने को आता है तब यह पूरा एरिया अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लेता है और यहाँ पर एक पेनी प्लेन का निर्माण हो जाता है। इसके बाद सेकंड इरोजन साइकिल का आरंभ होता है, और सेकंड इरोजन साइकिल और फर्स्ट इरोजन साइकिल में यदि हम ज़रा ऊपर के फोल्डेड स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो पहले वाले फिगर में जो ऊपर की ओर उठी हुई रिजेस थीं आज वहाँ पर वैलीज़ हैं, और जहाँ पहले वैलीज़ थीं आज वहाँ पर रिजेस हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो रिलीफ फीचर्स हैं वह बिल्कुल पलट जाते हैं। इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ रिलीफ या उच्चावच का प्रतिलोमन। सेकंड इरोजन साइकिल की शुरुआत इन नई घाटियों में नदियों के प्रवाह के फलस्वरूप होती है। यह नदियाँ भी ढाल के अनुसार ही फ्लो करती हैं और इनकी डायरेक्शन वही होती है जो पहले कंसीक्वेंट रिवर्स की थी। यह जो नई नदियाँ बनी इनको रिसीक्वेंट रिवर्स कहा जाता है। यदि मीन सी लेवल से दोनों नदी घाटियों की ऊंचाई का कंपैरिजन किया जाए तो जो नई नदियाँ बन रही हैं या जो नई रिसीक्वेंट वैली बन रही है उसकी ऊंचाई पहले वाले वैली की तुलना में काफ़ी नीचे है, तो कहा जाता है कि यह जो रिसीक्वेंट रिवर्स या जो रिसीक्वेंट वैलीज़ होती हैं वह टोपोग्राफिकली काफ़ी नीचे डेवलप होती हैं।
डायग्राम को समझ लेने के बाद मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ूंगा। द रिवर वैली विच ड्रेन इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल कंसिक्वेंट ड्रेनेज। अभी मैंने आपको बताया कि जो रिसीक्वेंट रिवर बन रही है वह कंसीक्वेंट रिवर की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है, बट एट द लोअर टोपोग्राफिक लेवल्स। अभी आपने देखा कि यह जो दोनों वैलीज़ थीं उनकी जब मैंने ऊंचाई का कंपैरिजन मीन सी लेवल से करवाया था, तब यह जो रिसीक्वेंट वैली बन रही थी तो उसकी ऊंचाई मीन सी लेवल से कम थी, जबकि कंसीक्वेंट रिवर वैली की ऊंचाई मीन सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा थी। तो यह जो नई रिवर वैली थी वो टोपोग्राफिकली काफ़ी नीचे डेवलप होती है। At lower topographic levels have developed with respect to new base level। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले वाले फिगर में जब डेन्यूडेशन की प्रक्रियाएं कार्य करेंगी तो इरोजन साइकिल के एंड में यह पूरा एरिया जो है एक पेनीप्लेन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लेगा। इसके बाद दूसरा इरोजन साइकिल शुरू होगा और इस इरोजन साइकिल की शुरुआत जो है रिसीक्वेंट रिवर के डेवलपमेंट से होगी, और यह जो रिसीक्वेंट रिवर है यह भी अपनी वैली को एक नए बेस लेवल तक एरोड करेगी। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिसीक्वेंट वैली। यह क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी की एक बहुत ही फेमस बुक में से आया हुआ है, और उस बुक का इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो लाइंस थीं उनका मैंने यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ लगाया हुआ है। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इन लाइंस को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एग्ज़ामिनर ने यह क्वेश्चन सीधे सीधे उसी बुक में से उठाया है और आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉज्ड बाय अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टानों के पुनर्वृत्तिक गीलेपन और सूखने के कारण होती है। देखिए, कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें क्ले मिनरल की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है, और क्ले मिनरल की विशेषता होती है कि जब यह पानी से संपर्क में आता है तो यह फूल जाता है या स्वेल हो जाता है, और जब इस क्ले मिनरल का पानी से संपर्क खत्म हो जाता है या चट्टान से पानी निकल जाता है, चट्टान सूख जाती है, तब यह क्ले मिनरल्स पुनः सिकुड़ जाते हैं, अपने पुराने आकार में आ जाते हैं। तो चट्टान के गीले होने और सूखने से क्ले मिनरल्स स्वेल होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, जिसके कारण वह रॉक लूज हो जाती है, ढीली पड़ जाती है और उस रॉक की ईजिली वेदरिंग हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्लैकिंग। ऑप्शन ए में इसका सही आंसर दिया हुआ है, स्लैकिंग। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन आर कॉज्ड बाय डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। देखिए, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं वह बहुत स्लो काम करते हैं। अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं वह सडन एंडोजेनेटिक फोर्सेस का परिणाम होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है टेंशनल फोर्सेस कॉजेज अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेंशनल फोर्सेस के द्वारा जो है क्रैक और फॉल्ट्स डेवलप होते हैं, जबकि अप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण होती है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक नहीं दो। इस क्वेश्चन के यदि आप हिंदी ट्रांसलेट को देखें तो जो स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है यह स्टेटमेंट 1 गलत है। सही स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक बार उसके इंग्लिश वर्ज़न को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब कभी भी दोनों ही वर्जन्स, इंग्लिश वर्ज़न और हिंदी वर्ज़न में जब भी अंतर आएगा, हमेशा आयोग के द्वारा इंग्लिश वर्ज़न को ही सही माना जाता है, हिंदी वर्ज़न को कभी सही नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड।
यहाँ पर एजेंट्स ऑफ एरोजन दिए हुए हैं और इस जगह इनके द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स के नाम दिए हुए हैं। रिवर के द्वारा प्लंज पूल या अवनमन कुंड का निर्माण होता है, यह करेक्टली मैच्ड है। ग्लेशियर के द्वारा टार्न झील का निर्माण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। विंड के द्वारा ब्लो होल का निर्माण होता है, यह गलत है। और सी वेव्स के द्वारा स्टैक का निर्माण होता है, यह बिल्कुल सही है। ब्लो होल का फॉर्मेशन विंड के द्वारा नहीं होता है, ब्लो होल का फॉर्मेशन सी वेव्स के द्वारा होता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में डेल्टा टाइप दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में इन डेल्टा टाइप के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आर्क्वेट डेल्टा या चापाकार डेल्टा। तो आप जान लीजिए कि नील नदी ने चापाकार डेल्टा या आर्क्वेट डेल्टा का निर्माण किया है। इसको आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यह नील नदी है जो कि अपने जल को भूमध्य सागर में गिराती है और वहाँ पर यह एक चाप के आकार का डेल्टा बनाती है। इसको आर्क्वेट डेल्टा बोलते हैं। दूसरा है एस्चुरियन डेल्टा या ज्वारनद डेल्टा। इसका निर्माण मैकेंजी नदी ने किया हुआ है। तीसरा है बर्ड फूट डेल्टा। इसका निर्माण मिसिसिपी नदी ने किया हुआ है और इसको आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक चिड़िया का पंजा हो, यहाँ पर उसकी कई उंगलियाँ दिखाई दे रही हों। अबेंडेंड डेल्टा का निर्माण चाइना में येलो रिवर ने किया हुआ है। इसको परित्यक्त डेल्टा भी कहा जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में भी दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें कुछ जो क्लाइमेट टाइप्स हैं उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं और लिस्ट 2 में इन सिंबल्स के जो नाम हैं वो नाम लिखे हुए हैं और दोनों को मैच करना है और सही ऑप्शन का चयन करना है। पहला सिंबल है BWH। BWH का मतलब होता है ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। दूसरा सिंबल है BSH और BSH का मतलब होता है ट्रॉपिकल स्टेपीज क्लाइमेट। तीसरा सिंबल है BWK और BWK का मतलब होता है मिडल लैटिट्यूड कोल्ड डेजर्ट। और चौथा सिंबल है BSK और BSK का मतलब होता है मिडल लैटिट्यूड कोल्ड स्टेपीज क्लाइमेट। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर लोकल विंड्स के नाम दिए हुए हैं और यह विंड्स कौन से रीजन में फ्लो करती हैं उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। 4 लोकल विंड्स दी हुई हैं, जोंडा, लेवेंटर, बीज और यामो। और इन चारों को मैंने इस मैप में शो किया हुआ है। जैसे जो जोंडा लोकल विंड है वह अर्जेंटीना में फ़्लो करती है। लेवेंटर लोकल विंड जो है वह फ्रांस और स्पेन के दक्षिणी भाग में फ़्लो करती है। और जो बीज लोकल विंड है वह न्यूजीलैंड में फ़्लो नहीं करती, वह फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में जो स्विस प्लेटू है उसके ऊपर फ़्लो करती है। उसको भी मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। और यामो जापान में फ़्लो करती है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बीज। बीज न्यूजीलैंड में फ़्लो नहीं करती। अगला क्वेश्चन है हु अमंग फॉलोइंग established the thermal impact of high तिब्बत प्लेटू on the origin of मानसून। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कोटेश्वरम और फ्लोन। यह बहुत ही आसान सवाल है। जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी में मानसून की उत्पत्ति पढ़ते हैं तब आप जानते हैं कि कोटेश्वरम ने भारत के मानसून पर तिब्बत के पठार के प्रभाव का वर्णन किया है या उसके बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफॉल मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग विंटर इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइक्लोनिक रेनफॉल ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है
इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर लोएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। यहाँ पर वायुमंडल की जो 4 परतें हैं उनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, जैसे ट्रोपोपॉज, मीजोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और थर्मोपॉज, उनके नाम दिए हुए हैं। इस डायग्राम को यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मीजोस्फियर और सबसे ऊपर थर्मोस्फियर की स्थिति है। और इन्हीं लेयर्स के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, जैसे ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज और थर्मोस्फियर के ऊपर थर्मोपॉज की स्थिति है। इस डायग्राम में यह जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, यह लाइन एक ग्राफ है जो कि टेम्परेचर को शो कर रही है। यदि हम एक्स एक्सिस में देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर को दिखाया गया है डिग्री सेल्सियस में। इस जगह पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसके लेफ़्ट साइड में -20 डिग्री सेल्सियस, फिर -40 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस और -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया गया है। यदि इस ब्लू लाइन को देखा जाए तो मीजोपॉज पर यदि हम देखें तो मीजोपॉज पर जो ब्लू लाइन क्रॉस कर रही है, वहाँ पर टेम्परेचर यदि देखा जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर -80 के आसपास है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मीजोपॉज, क्योंकि मीजोपॉज में वायुमंडल का सबसे न्यूनतम, सबसे मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मीजोपॉज। अगले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में यह ट्रॉपिकल साइक्लोन से कौन कौन से कंट्री अफेक्टेड हैं उनके नाम दिए हुए हैं। टाइफून्स साइक्लोन से अफेक्टेड कंट्री का नाम है चाइना। विलीज साइक्लोन से अफेक्टेड कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। बैगियो साइक्लोन से अफेक्टेड कंट्री का नाम है फिलीपींस और टाइफू साइक्लोन से अफेक्टेड कंट्री का नाम है जापान। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर ओशन करेंट्स दी हुई हैं और यह ओशन करेंट्स किन एरिया में फ्लो करती हैं उनके नाम आगे दिए हुए हैं। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है वह हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि यह चारों की चारों ओशन करेंट्स कोल्ड ओशन करेंट्स हैं और यह चारों की चारों एटलांटिक ओशन से संबंधित हैं और इन चारों को मैंने इस डायग्राम में यहाँ पर शो किया हुआ है। जैसे जो कैनारी करंट है वह वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में फ़्लो करती है। यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका के जो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ फ़्लो करती है एटलांटिक ओशन में। उसके बाद जो वेनेजुएला करंट है वह लिखा हुआ है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। नहीं, यह गलत है। यह जो वेनेजुएला करंट है वह ईस्टर्न कोस्ट नहीं, साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर फ्लो करती है। यहाँ पर इस डायग्राम में यदि आप देखें। उसके बाद है फॉकलैंड करंट। यह फॉकलैंड करंट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका यहाँ पर फ्लो करती है, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे। और लास्ट है लेब्राडोर करंट। यह कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड के पास फ्लो करती है, यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेनेजुएला करंट। यह साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर नहीं, यह साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द कोरल पॉलिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही हैं। पहला स्टेटमेंट है Corals are mainly found in the tropical oceans and seas, where mean annual temperature ranges between 20 degree and 21 degree Celsius। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोरल्स जो होते हैं वह ट्रॉपिकल ओशंस या ट्रॉपिकल सीज में ही पाए जाते हैं, जहाँ पर तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। यदि इस मैप को आप देखें तो यहाँ पर
30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और यहाँ पर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ही यह जो रेड कलर के डॉट्स लगे हुए हैं यह कोरल रीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोरल रीफ जो होती है वह ट्रॉपिकल ओशंस में पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द एरियाज हैविंग ओशियनिक सैलिनिटी बिटवीन 30% एंड 34% इज मोस्ट आइडियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कोरल पॉलिप्स। 30% एंड 34% के बीच समुद्री लवणता वाले प्रवाल क्षेत्र में वृद्धि और विकास के लिए आदर्श हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और यह स्टेटमेंट दो तरीके से गलत है। पहला तो यह है कि जो कोरल पॉलिप्स हैं या जो प्रवाल भित्तियां हैं उनके विकास के लिए जो समुद्री लवणता का जो स्टैंडर्ड जो मानक है वह होना चाहिए 27 से 30 प्रति हज़ार के बीच में। एक तो इस तरीके से यह क्वेश्चन गलत है और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है 30% और 34%। यहाँ परसेंट नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर थाउजेंड का सिंबल लगाना चाहिए था। यहाँ पे लिखना चाहिए था 30 पर थाउजेंड और 34 पर थाउजेंड। इस तरीके से भी यह क्वेश्चन गलत है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफिक फीचर्स कवर्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ओशंस। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पर समुद्र से संबंधित 4 लैंडफॉर्म्स दिए हुए हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, तीसरा है ओशन बेसिन और चौथा है ओशन रिजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओशन बेसिन क्योंकि यह लगभग 75% भाग पर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करेंट। देखिए ओशन करंट से फिर से एक सवाल आया इस क्वेश्चन पेपर में। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री जलधारा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओयाशियो, ऑप्शन डी एक कोल्ड ओशन करंट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर ओशन डिपॉजिट्स दिए हुए हैं और आगे दिया हुआ है इनके सोर्सेस। ठीक है, जैसे सबसे पहले दिया हुआ है ऊज, तो आप जानते हैं कि ऊज जो ओशन डिपॉजिट होता है उसका संबंध बायोटिक सोर्सेस से ही होता है। इसी तरीके से जो रेड क्ले ओशन डिपॉजिट होता है उसमें बायोटिक सोर्सेस के भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं और जो टेक्टाइट्स है इसका संबंध ब्रह्मांडीय है या यह कॉस्मोजीनस है। टेक्टाइट्स के कुछ डायग्राम्स को या उनके फिगर्स को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। और चौथा है मड, और मड का संबंध वॉल्केनिक से नहीं है, मड का संबंध टेरिजीनियस या स्थल जात निक्षेपों से है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कीचड़ या मड। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन में कहा जा रहा है द ओशंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिकॉर्ड रिलेटिवली हायर एवरेज टेम्परेचर देन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका कारण बताया जा रहा है कि द वेरिएशन इन द टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशन इन बोथ द हेमिस्फीयर। यह कारण भी बिल्कुल सही है और यह कथन में जो बात कही जा रही है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड एरिया है वह काफ़ी अधिक है और जो वाटर बॉडी या जो ओशन एरिया है वह काफ़ी कम है। और जो लैंड होती है उसकी विशेषता होती है कि वह सोलर रेडिएशन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को काफ़ी अधिक इंक्रीज कर लेती है इन कंपैरिजन टू ओशंस। और चूँकि लैंड एरिया अधिक है तो यह जो ओशंस होते हैं वह इस लैंड एरिया से इस ज़्यादा हीट को या इस अधिक तापमान को एब्जॉर्ब करके अपने तापमान में वृद्धि कर लेते हैं। ऐसी स्थिति सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाई जाती क्योंकि वहाँ पर लैंड एरिया कम है और ओशंस ज़्यादा हैं।
यह जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड एरिया का, इस कारण से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस हैं उनका तापमान अधिक होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस हैं उनका तापमान कम पाया जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी पेपर के लास्ट 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।